नमस्ते दर्शकों, हमारे साप्ताहिक शो संवाद में आपका स्वागत है। 15 जून 2020 को भारत चीन की एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 45 साल की सबसे घातक और आक्रामक हिंसा देखी गई, जिसमें भारतीय सैन्य 20 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हुए। यह हिंसा गलवान घाटी में हुई थी। गलवान घाटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके पश्चिम में लद्दाख और पूरब में अक्साई चीन नाम का 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक नमक का मरुस्थल है, एल्कलाइन डेजर्ट। इस सरहद पर 1962 से शांति और स्टेटस क्यो बना हुआ है। 1993 के बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट के मुताबिक भारत और चीन ने समझौता किया था कि वी विल स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द एलएसी बिटवीन द टू साइड्स, यानी दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा का अनुशासित तरीके से सम्मान और पालन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी किसी मतभेद के मसले में तो दोनों पक्ष वार्ता या बातचीत के जरिए इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मुआयना करेंगे। इस एलएसी को 1996 के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वाले समझौते में भी चिन्हित किया गया था। तो फिर क्या वजह है कि आज हम इतना लंबा स्टैंड ऑफ सरहद पर देख रहे हैं? आखिर क्या वजह है एशिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां सरहद पर 5 महीने हो जाएंगे अक्टूबर 5 को एक स्टैंड ऑफ की स्थिति में है। देश की राजनीति और खबरों पर पड़ता असर तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन इस विवाद का एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है। क्या असर पड़ेगा वैश्विक रिश्तों का इस विवाद पर, या क्या असर पड़ेगा इस विवाद का वैश्विक संतुलन पर? हाउ विल दिस प्ले आउट इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? न केवल देश की राजनीति पर सरहद और विश्व की राजनीति पर इस विवाद का क्या असर पड़ेगा, उस सब को समझने के लिए आज हमारे साथ है भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कॉमरेड चित्रापू उदय भास्कर जी। वेलकम सर। इनका नाम देश के प्रमुख रक्षा और रणनीति विश्लेषकों और विशेषज्ञों में आता है। आप अभी डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के, और देश के लगातार तमाम बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों पर रक्षा संबंधित मुद्दों पर लिखते बोलते आए हैं। इनसे बात करने के लिए आज मेरे साथ है मेरे संपादक और सहयोगी मयंक सक्सेना। इस आश्वासन के साथ कि सर की मदद से हम और दर्शक इंडो चाइना या फिर विश्व की जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के मुद्दों को उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, हम आज का शो शुरू करते हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं पहला सवाल डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ कि ये जो हुआ है 15 जून को और अभी तक जो भी ट्रांसपायर हुआ है उसके बाद आप उसको एक ब्रॉडर पिक्चर में, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? अगर हम भारत और चीन के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते को एक बड़े पैमाने पे अगर हम देखेंगे, मैं कहूंगा कि हम इसको सबसे पहले दो अलग हिस्सों में देख सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया है, गलवान घाटी में जो भारत के फौजी मारे गए थे, जिसमें बिहार रेजिमेंट के एक कर्नल साहब भी थे, कर्नल बाबू। मेरा व्यक्तिगत अंदाजा यह है कि अभी हम इंडिया चाइना का जो बायलैटरल है उसको प्री गलवान और पोस्ट गलवान के तरह देखना पड़ेगा, और गलवान की वजह से द्विपक्षीय रिश्ते के ऊपर बहुत ही एक खास असर पड़ा है नकारात्मक तरीके से। कारण यह है कि जैसे आपने बताया सौम्या जी, 1993 अर्थात 1993 का जो समझौता था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन के बीच में, तब से लेके आज तक करीब 27 साल हो गए हैं। औपचारिक रूप से एक एग्रीमेंट के आधारित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि करीब 4000 किलोमीटर की लंबाई है, और जहां पे एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट या क्षेत्रीय विवाद है, भारत और चीन के बीच में, हालांकि दोनों फौज पेट्रोलिंग में काफी करीब आते थे एक दूसरे के पास, कभी उन्होंने गोली नहीं चलाया है और इस प्रकार का हमला कभी नहीं हुआ है। और इसलिए गलवान का जो घटना है, जिस प्रकार से भारत के सैनिक मारे गए, कहा जाता है कि चीन के भी कुछ सैनिक मारे गए, उनकी संख्या हमारे पास नहीं है,
परंतु एक बहुत बड़ा धक्का लगा है द्विपक्षीय रिश्ता को, और मैं कहूंगा कि जो विश्वास था उसमें कि वो एक चीन के ऊपर हम जो ट्रस्ट रखते थे, विश्वास जो रखते थे, वो अभी बिल्कुल खत्म हो गया है। और इसलिए जैसे हमारे कि जब तक ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खास लद्दाख में सिचुएशन नहीं सुधरेगा, विपक्षी रिश्ता जो है किसी प्रकार के नॉर्मल पटरी पे हम उसको नहीं स्वीकार कर सकते। तो ये मैं कहूंगा कि इस वक्त जो बड़े परिप्रेक्ष्य में है और जो टैक्टिकल सिचुएशन है वो काफी तनावपूर्ण भरा है इस वक्त, क्योंकि दोनों पक्षों के फौज जो है करीब 40,000 से लेके 50,000 के तैनात पे हैं। काफी वहां पे इक्विपमेंट भी है, आर्टिलरी गन्स है, हम टैंक्स की भी बात सुन रहे हैं। तो संक्षेप में यही है कि द सिचुएशन इज क्वाइट टेंस। सौम्या जी। जी उदय भास्कर जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, हमने बात की कि तनाव है, माहौल टेंस है, बायलेटरल सिचुएशंस बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उधर जाएंगे तो बहुत ख़राब हो सकते हैं। क्या आप इसको ऐसे भी देखते हैं कि जो ग्लोबल जो एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, और जहाँ पर एक अचानक से होड़ हो गई है दुनिया के तमाम बड़े देशों में, क्या वो जो जियो पॉलिटिक्स है उसका भी असर पड़ रहा है रिश्तों पे? क्या ये उसका हिस्सा है कहीं ना कहीं? सब इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व के अंदर इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल और साथ साथ मैं कहूंगा जियो स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशन है, और ये जो शब्द को मैं जरा समझाना चाहता हूं, अगर हम विश्व का जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, सामरिक माहौल, उसका अगर हम समीक्षा करें तो इसमें मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वो कोविड की वजह से। यानी कि जब से ये कोविड-19 वुहान में अंदर चीन के शहर में जो शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक अगर हम विश्व का सामरिक माहौल को देखें, कोविड की वजह से पूरा जो जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है विश्व का, उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। और एक उदाहरण आपके लिए भारत है। अगर हम भारत का इस वक्त समीक्षा करें कि कितना ये ह्यूमन सिक्योरिटी, जो चाणक्य के नीति में हम योगक्षेमा की बात करते हैं, उसके ऊपर कितना असर पड़ा है, कितने लोग बीमार पड़ गए हैं, कितने लोग इस वक्त मैं कहूँगा कि मर भी गए हैं कोविड की वजह से। ये भारत एक उदाहरण है कि कितना बड़ा ये नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है पब्लिक हेल्थ के दायरे में, और साथ साथ उसका कितना इकोनॉमिक या आर्थिक असर हुआ है। दोबारा भारत का उदाहरण है, हमने देखा कि पिछले क्वार्टर में जो जीडीपी का संख्या है, जो जानकारों का कहना है कि ये करीब 24%, 24% के आसपास में ये सिकुड़ गया है। मुझे लगता है कि अगले आने वाले साल भारत और जितने भी बड़े बड़े देश हैं, सबका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक धक्का होगा, जीडीपी ग्रोथ सिकुड़ जाएगा, उसका इफेक्ट नागरिक के ऊपर होगा, ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर। उस दायरे में अलग अलग हर एक देश का अपना ही एक उथल है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का, और वहां पे ट्रंप साहब के साथ जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, और वहां का जो इलेक्शन है, और साथ साथ यूएस चाइना, यानी कि अमेरिका चाइना के बीच में जो इस वक्त तनाव है। और इसी प्रकार से अलग अलग कई सारे पटरियां हैं। आप यूएस ईरान को ले लीजिए, या वहां पे अगर आप देखेंगे जापान और आसियान के देश, जिनका चीन के साथ तरह तरह का चिंता पैदा हुआ है। ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, और उस दायरे में चीन ने अपना पहल किया है लद्दाख में, और जहां एक प्रकार का मैं कहूंगा कि भारत की तैयारी टैक्टिकल दृष्टिकोण से उतना सही नहीं था जितना होना चाहिए, और उसका भी कारण कोविड है। चीन ने वहां पे मौका देखते हुए उन्होंने फायदा उठा लिया है। तो ये है सब कनेक्शन, जहां तक लद्दाख, चीन का पहल और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सामरिक माहौल है। आपने मेंशन किया था कोविड के बैकड्रॉप में इसको समझना है। मैं एक और छोटा सा पास्ट का एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारत का एक सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट है इसी सरहद पर, दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी जो सड़क का निर्माण हुआ है,
2019 अक्टूबर में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मुख्य ब्रिज का उद्घाटन किया था, जिससे भारतीय सेना बहुत ही कम समय में काराकोरम पास और अक्साई चिन के इलाके तक पहुंच सकती है। दूसरी बात, उसी साल संसद में अमित शाह जी ने दावा किया था कि पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर और चाइनीज कंट्रोल अक्साई चिन इंडिया का हिस्सा है। तब हुआ चुनिंग, जो चीन के विदेशी मसलों के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि ये चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। क्या आपको लगता है कि उन फैक्टर्स ने भी इसमें प्ले किया है, या आप सिर्फ इसको कोविड के पैंडेमिक के बैकड्रॉप में ही देखते हैं? नहीं, मैं इसको और एक प्रकार से बारीकी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जी। मेरा कहने का मतलब ये था कि विश्व के लिए कोविड का एक बैकड्रॉप है। अगर आप मेरे से, मैं विश्लेषक हूँ रक्षा मामलों का या सामरिक विषयों का, अगर आप मेरे से पूछें कि पिछले 6-7 महीनों में विश्व के सामने सबसे बड़ा सामरिक चुनौती क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये जिस प्रकार से कोविड फैल गया है, ये पूरे विश्व के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, क्योंकि इसका असर सीधा नेशनल सिक्योरिटी पे है और ह्यूमन सिक्योरिटी पे है। इसी दायरे में चीन ने जो भी किया है मार्च, अप्रैल, मई के महीनों में, आप कह सकते हैं कि इसके कई कारण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके परिप्रेक्ष्य, जैसे आपने कहा है, अगस्त के महीने में भारत ने जिस प्रकार, पिछले साल की बात है, हमने कॉम्पोजिट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसमें हम एक बदलाव लाए थे और हमने अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर एक और दूसरा लद्दाख। साथ साथ ये बात सही है कि हमारे गृह मंत्री ने एक प्रकार का बयान दिया जिसमें उन्होंने अक्साई चिन का जिक्र किया, और चीन के लिए अक्साई चिन जो सामरिक अहमियत चीन उसको देता है, पूरा विश्व उसके बारे में हमें जानकारी है, तो उन्होंने शायद उसको एक प्रकार का एक चुनौती जैसे देखा होगा कि भारत कुछ अपना नक्शा बना रहे हैं कि हम आगे किसी समय पे, जब भारत की ताकत बढ़ जाएगी, हम अक्साई चिन को लेंगे। पर कानूनी रूप से अगर आप देखें, कई सारे ऐसे देश हैं जिसको एक एरिया के ऊपर हम क्लेम रखते हैं, एक लीगल या डी अक्साई चिन का ही उदाहरण लीजिए। भारत कॉम्पोजिट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अपना एक अंग मानता है। उसमें जो आपके क्लेम हो सकता है, परंतु आपके पास जो टेरिटरी है इस वक्त जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, भारत के पास अपना जम्मू कश्मीर है, और साथ साथ जो अक्साई चिन है वो कॉम्पोजिट स्टेट का एक हिस्सा था। तो ऐतिहासिक रूप से भारत ने अपना जो दावा है उसको हमने एक प्रकार से रेखांकित किया। तो हो सकता है कि चीन के मन में अमित शाह साहब की जो बयान है, JNK की जो स्टेटस है, साथ साथ जो हमने DBO जैसे आपने जिक्र किया है, दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, और वो जो हमने रोड बनाया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए शायद उनके PLA के कमांडर ने सोचा होगा कि हमें मौका ढूंढना है, और उनको मार्च अप्रैल में मौका मिल गया। तो जैसे मौका मिला, उन्होंने टैक्टिकल दृष्टिकोण से कुछ ऐसे पहल किया है जिसका मैं कह रहा हूं दोबारा, सामरिक असर कई सारे हैं। तो ये कनेक्शन है कि उन्होंने जो भी टैक्टिकल तरीके से लद्दाख और वहाँ पे जो पैंगोंग जो तालाब है, और जैसे वो फिंगर्स हैं 1 to 4 वगैरह वगैरह जो नक्शा के ऊपर है, जो भी उन्होंने टैक्टिकल पोजीशन अपना जो बढ़ाया है वहाँ पे, उसका एक तो असर हुआ कि भारत ने भी अपना एक पहल किया है। हालांकि हमारे साइड पे ही LAC के हमने भी एक टैक्टिकल मूव किया है, पर अभी जो सच्चाई ये है कि दोनों फौज आईबॉल टू आईबॉल हैं। करीब 40,000 से लेके 50,000 तक फौज है वहाँ पे, और धीरे धीरे जो इक्विपमेंट और इन्वेंट्री है वो भी बढ़ रहा है। इतना कि सैटेलाइट पिक्चर के मुताबिक कहा जा रहा है कि टैंक भी वहां जा रहे हैं। तो इसका मतलब मिलिट्री जो प्रिपेयर्डनेस है दोनों देशों के बीच में, वो काफी एक हायर लेवल या वर्ग के ऊपर पहुंच गया है, इसलिए ये तनावपूर्ण है। तो क्या
भास्कर सर, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो आपने भी बात कही कि जो 370 एब्रोगेट किया गया, तो चूंकि चीन अपने आप को एक पार्टी मानता था 370 के अंडर, और उसको एब्रोगेट करने से उसको मौका मिल गया क्या ये करने का, इस तरह का इंट्रूजन, या उसने उसको बहाना बना लिया, या कभी कल को आके वो इस चीज को इंटरनेशनल फोरम पे रख सकता है? साहब देखिए, मैं कहूंगा कि उन्होंने ये बहाना का फायदा उठाया जी क्योंकि जहां तक जम्मू कश्मीर है, भारत ने कई बार कहा है कि यह मामला अंदरूनी है जी और अगर हम किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम बदलाव या परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह भारत का अधिकार है। जहां तक अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में पार्टीशन के बाद और अक्टूबर में जो जंग हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर जिसको कहा जाता है, जी भारत और पाकिस्तान के बीच में यह बात सही है कि कश्मीर एक मुद्दा है जो अभी तक हल नहीं हुआ है। पर जो बहाना की मैं बात कर रहा हूं, चीन ने फायदा इस प्रकार का उठाया है कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से 1963 में, यानी कि भारत चीन के युद्ध के बाद, उन्होंने करीब 5000 किलोमीटर जो है एरिया अक्साई चीन के पास उन्होंने चीन को सौंप दिया। तो जी कहते हैं सीडेड टेरिटरी। जी ये पाकिस्तान का किसी प्रकार का हक नहीं था कि वो किसी तीसरे देश को डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऐसे दे सकें। पर इंटरनेशनल रिलेशंस में सच्चाई यही भी है कि जिसके जो कहते हैं ना लाठी और भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी तो अभी डी फैक्टो चीन ने पाकिस्तान के आधार 5000 किलोमीटर वो अक्साई चीन के एरिया में उन्होंने ले लिया और वहां से उन्होंने अपना जो कनेक्टिविटी है काराकोरम, अक्साई चीन वगैरह, उन्होंने उसको बढ़ा दिया क्योंकि उनके लिए वो पूरा, अगर आप इलाका नक्शा पे देखेंगे मैप पे, सिंकियांग, अक्साई चीन और चीन का पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के जितने भी देशों के साथ उनका जो वहां पे बॉर्डर्स हैं, जी वो बहुत ही उसको एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वहां से पाकिस्तान के माध्यम से वो ग्वादर पोर्ट तक पहुंच सकते हैं, यानी कि वहां पे अरेबियन सी के साथ उनका कनेक्टिविटी मिल जाता है, जी जो उनके लिए एक 50 साल का एक प्लान था कि वहां तक पहुंचना चाहिए। तो ये कई सारे ऐसे अलग अलग पहलू हैं जिससे चीन ने, जो मैंने पहले कहा, बहाना उन्होंने देखा और उसका फायदा उठाया। जी। मयंक सर। जी 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 अम, सौम्या, उत्तर, क्योंकि आपने अभी नाम लिया ग्वादर का, तो उससे एक सवाल जो मेरे को मेन आता है कि जो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का है, बेसिकली चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट है वो ऑयल का जो जितना भी उन तक आता है या जाता है वो 80% स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से आता है। और स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का इज सॉर्ट ऑफ अंडर द टेरिटरी सिंगापुर के। सिंगापुर यूएस एलाय है। तो आपने जो ग्वादर पोर्ट का नाम लिया, एक ग्वादर शिनजियांग पाइपलाइन है जो एक सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव रूट की तरह चाइना देख रहा है और उसमें इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव। तो क्या इसको हम चाइना का सॉर्ट ऑफ एक तो एशिया में अपनी पावर इस्टेब्लिश करने का, और एक उनका जो वो सलामी स्लाइसिंग बहुत फेमस टर्म है चाइना के लिए, बार बार यूज़ होता है, क्या उस सब का पार्ट माना जाए कि यहाँ से क्योंकि उनको ऑयल में दिक्कत हो रही है, दे वांट टू एक्सटेंड टू ग्वादर, तो कहीं से उनको इंडिया को भी साइडलाइन करना है? मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट दैट? आई वुड से सौम्या जी दैट ये दो अलग अलग बातों को हमें इसका एक प्रकार से समीक्षा करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। सबसे पहले मैं सलामी स्लाइसिंग की जो आपने जिक्र किया है उसको अगर आप देखें, ये चीन का रणनीति का एक खास लक्षण है। हमने सलामी स्लाइसिंग जो है, बहुत एक अच्छी तरीके का उदाहरण है साउथ चाइना सी। अगर आप साउथ चाइना सी और 9 डैश लाइन का इतिहास आप देखेंगे, शुरुआत जब हुआ था 1982 की बात है, जबकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज वो घोषित किया गया था। विश्व के कई सारे देशों ने उसको स्वीकार किया था। धीरे धीरे हर एक देश समझ पाए कि अनक्लॉज का मायना क्या है और उसके साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कितना कितना फायदा मिल सकता है अलग अलग देशों को, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हो या फिश या मरीन रिसोर्सेज जो भी है जी। तो 89 में चीन के लिए तियाननमेन का धक्का हुआ था। तियाननमेन के बाद, शीत युद्ध के खत्म होने के बाद 3-4 साल लगा चीन को
अपने अंदरूनी जो पॉलिटिक्स को एक प्रकार से पटरी पे लाने के लिए। और जान जेमिन साहब जब वहां के राष्ट्रपति बने और हमारे यहाँ पे उस वक्त नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे, चीन, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, वो समझ पाए कि साउथ चाइना सी और जो मैरिटाइम एनवायरनमेंट है वो उनके लिए कितना खास है। अगर हम डोमेन की बात करें कि मैरिटाइम डोमेन, समुद्री तट, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या हिंद महासागर या अरेबियन सी जिसको कहा जाता है, स्ट्रेट्स ऑफ मलाका, ये सब चीज चीन के सामरिक दृष्टिकोण से कितनी अहमियत है। और धीरे धीरे चीन, मैं कहूंगा कि अपने मैरिटाइम जो क्षमता है और मैरिटाइम जो उनके उद्देश्य है, उनको उन्होंने धीरे धीरे रिफाइन भी किया है और आगे बढ़ाया है। और इसमें उन्होंने सलामी स्लाइसिंग का टेक्निक जो है प्रयोग किया था साउथ चाइना सी में, क्योंकि वहां पे उनको एक प्रकार का असेसमेंट पे आए कि अगर वो वहां के जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं और जो शोल्स जिसको कहा जाता है, बैरन शोल्स जो हैं, अगर बाकी आसियान देश जो भी क्लेम कर रहे थे, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, वहां का ताइवान का भी एक क्लेम है, या ब्रुनेई, चीन ने सबको रद्द करके उन्होंने अपना ऐतिहासिक रूप से एक मैप आगे बढ़ा के कहा कि यहाँ पे एक 9 डैश लाइन है और चीन का जो क्लेम है वो ये 9 डैश लाइन तक है। और उससे इतने सारे द्वीप, इतने सारे शोल, इतने सारे आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशन चीन के बन जाते हैं। और अनक्लॉज के मुताबिक, ये जो मैंने यूनाइटेड नेशंस की संधि की बात की है, अगर आपके पास मान लीजिए द्वीप है, जैसे मालदीव्स एक द्वीप है हिंद महासागर में, या अंडमान निकोबार है, अनक्लॉज के मुताबिक वहां से आप 200 किलोमीटर के एक रेडियस में आप सर्कल बना के आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस देश का माना जाता है। और वहां पे जितने भी हाइड्रोकार्बन है, मछली है, मरीन रिसोर्सेज है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो साउथ चाइना सी में जो हाइड्रोकार्बन का एस्टिमेट है, मछलियों का जो है, और बाकी जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं, चीन ने कब्जा करने के लिए धीरे धीरे हर एक आसियान का देश का जो क्लेम है उन्होंने उसको रद्द कर दिया। अपने जो सैनिक ताकत के साथ उनके ऊपर दबाव डाला। फिलीपींस ने इस केस को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक ले गए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि ये फिलीपींस का क्लेम सही है और चीन का कोई लोकस नहीं है, यानी कि चीन ने जो 9 डैश लाइन किया है ऐतिहासिक रूप से, उन्होंने उसको खारिज कर दिया, कहा कि इसमें कोई क्लेम लेजिटिमेसी नहीं। पर चीन ने क्या किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को बिल्कुल अलग कर दिया, ठुकरा दिया और फिलीपींस से कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी जो सैनिक तैनात है वहां पे, चाहे वो बॉम्बर है, उनके जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, मिसाइल्स हैं, धीरे धीरे उन्हें बढ़ा दिया। ये है मैडम आपका सलामी स्लाइसिंग का टेक्निक का उदाहरण साउथ चाइना सी में। और जैसे मैंने पहले कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी आसियान के देश काफी एक प्रकार से वो दब गए हैं और वो जरूरत से ज्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन के साथ उनको अपने संबंधों को सही प्रकार से रखना चाहिए। और उन्होंने चीन की जो दादागिरी है वो स्वीकार कर लिया है। मेरा व्यक्तिगत राय या असेसमेंट ये है कि चीन ने उसी प्रकार का टेक्निक भारत के खिलाफ लद्दाख के क्षेत्र में उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश किया है। और ये भारत की फौज की खूबी है कि हमने पहले धक्का एक बार लेने के बाद, जैसे गलवान में बिहार रेजिमेंट के हमारे फौजी और कर्नल साहब जो मारे गए थे, उसके बाद हमने एक काउंटर ऑपरेशन किया था, हालांकि हमारे ही इलाके में, परंतु हमने एक टैक्टिकल एडवांटेज अभी हमने प्राप्त किया। तो चीन को ये काफी, मैं कहूंगा कि आश्चर्य हो गए हैं। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर का टॉक हुआ मॉस्को में, फॉरेन मिनिस्टर का टॉक हुआ है, और अभी एक प्रकार से स्टेलमेट है। परंतु दूसरा जो आपका सवाल है, चीन का जान जेमिन साहब के जमाने से लेके अभी तक, बीच में आए आपके हो जिनटाओ साहब और अभी है शी जिनपिंग, चीन के मन में ये मलाका डिलेमा जिसको कहते हैं, जैसे आपने जिक्र किया है, उनका ऑलमोस्ट 80 to 85% जो ऑयल और हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के बीच में से आता है। तो ये हो जिनटाओ साहब ने एक बार कहा था एक भाषण में कि चीन के लिए मलाका डिलेमा एक बहुत भारी चिंता है, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन।
और उनका पूरा एक्सपोर्ट जो है, चाइना इज अ बिग एक्सपोर्टिंग कंट्री, वो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर आधारित है। और वो जानते हैं कि चाहे अमेरिका और बाकी देश, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, अगर ये सब मिल जाएंगे तो चीन के ऊपर हम समुद्री तट पे दबाव बना सकते हैं। ये उनके मन में बहुत भारी चिंता है और उसको वो मलाका डिलेमा कहते हैं। और मेरा व्यक्तिगत असेसमेंट ये है, मैंने इसके ऊपर एक काफी लंबा रिसर्च किया था उस जमाने में, कि चीन ने यांग ज़ेमिन साहब के जमाने में एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाया था, उद्देश्य बनाया था कि वो किसी ना किसी तरह इंडियन ओशन तक पहुंचेंगे। और उस इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए ग्वादर जो है एक खास, एक पीस इन द पजल है, या जैसे चेस बोर्ड में एक वो पीस है। और साथ साथ श्रीलंका, हम्बनटोटा और जिबूती, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, जहां पे अभी चीन ने अपना फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया, और साथ साथ मालदीव जैसे द्वीप। ये है चीन का इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी कि वो इन देशों के साथ अपना राजनीतिक और आर्थिक और सैनिक संबंध भी बनाए ताकि उनको एक्सेस मिल जाए। तो इस बड़े नक्शे में ग्वादर जो है एक खास उसका भूमिका है। माफ कीजिए, मैंने बहुत समय लिया है, और आपने बहुत जटिल सवाल पूछा, तो इसलिए मैंने कहा मैं हम लोग चाहते थे ये बात जो है इसका क्लियर होना बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सारी बातें केवल वो देश प्रेम और राष्ट्रवाद तक सिमट के रह जाती हैं। ज्यादातर लोग जो है वो व्हाट्सएप की खबरों पर निर्भर है और किसी को पता नहीं है कि असल में ये है क्या, क्योंकि ये इतना आसान मामला भी नहीं है। मेरा एक सवाल ये है कि देखिए अभी जैसे हाल में एक हफ्ते पहले की खबर है जहां पे इंडोनेशियन पेट्रोल्स जो हैं, जो नेवी पेट्रोल्स हैं, उन्होंने कन्फ्रंट किया एक चाइनीज शिप को, उनका जो इकोनॉमिक जोन है साउथ चाइना सी में। क्या लेकिन ज्यादातर देश, मलेशिया जो है वो बातचीत करने को तैयार है चाइना से, फिलीपींस बातचीत करने को तैयार है, हिंदुस्तान बात नहीं कर रहा है बस। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो म्यांमार हो, वो नेपाल हो, वो और आसपास के देश हो, इवन इंक्लूडिंग मलेशिया, क्या ये जो अभी हो रहा है इसकी तैयारी चाइना ने तकरीबन 1 दशक पहले शुरू कर दी थी, जब उसने इन सारे देशों को इकोनॉमिकली लगातार मदद करनी शुरू की और तमाम तरीके से? क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं? ये आपकी बात सही है मयंक साहब। चीन ने जब से उन्होंने अपना साउथ चाइना सीज का जो उनका स्ट्रेटेजी था, 9 डैश लाइन का जो हमने जिक्र किया है, अगर आप पिछले 10 साल का जो चीन का राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक जितने भी उन्होंने इनिशिएटिव किया था आसियान के साथ, मेरा असेसमेंट ये है कि उन्होंने आसियान के अंदर एक मतभेद पैदा करने की उन्होंने कोशिश किया है, और एक प्रकार से वो सफल भी रहे। क्योंकि आसियान में ओरिजिनल 5 देश हैं, जिसमें बड़े देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन और सिंगापुर। उसके बाद बाकी देश शामिल हुए, जिसमें है LCV कंट्रीज जिसको कहते हैं, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम तथा म्यांमार और ब्रुनाई भी। तो इन 10 देशों में जो आसियान के मेंबर हैं, चीन ने काफी सफलता के साथ एक प्रो चाइना ग्रुप बनाया है। उन देशों को खास उन्होंने चुना है जो बहुत ही आर्थिक तरीके से चीन के ऊपर आधारित हैं, और उनके जो लीडरशिप है वो काफी अथॉरिटेरियन है, कोई कम्युनिस्ट है, और उन्होंने वहां पे एक प्रकार से दबाव बनाया है लीडरशिप के ऊपर। इसमें मैं शामिल करूंगा कैम्बोडिया को, लाओस को, म्यांमार को, जहां पे फौज का बहुत बड़ा भूमिका है उस देश के अंदरूनी राजनीतिक ढांचे। और साथ साथ उन्होंने BRI यानी कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी बढ़ोतरी देने के लिए, चाहे पाकिस्तान हो या आसियान के कुछ देश हैं, उनके ऊपर उन्होंने ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एड की उन्होंने बात की। परंतु ये एड नहीं है, आमतौर पे ये लोन है। कल जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब UN को भाषण दे रहे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि चीन, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, पर कहा कि कई सारे ऐसे देश हैं जो छोटे देशों को डेट ट्रैप में फंसा देते हैं। और चीन ने, मैं एक प्रकार से वो भी उनका रणनीति है
कि उन्होंने कुछ देशों के ऊपर इस प्रकार का आर्थिक और फाइनेंशियल जाल में फंसा दिया है। और आसियान एक बहुत अच्छा प्रतिबिंब है, उसका एक उदाहरण है, जिसमें कुछ एकाध देश ऐसे हैं, जैसे इंडोनेशिया आपने कहा है, वियतनाम जो है, वो चीन का दबाव को हल्का सा रोकने की कोशिश करते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी करते हैं। परंतु छोटे देश जो हैं वो जानते हैं कि अगले 40-50 साल के लिए चीन का जो प्रभाव होगा बहुत भारी होगा और उनके अपने पॉलिटिक्स को उस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा। मयंक जी। जी 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 सौम्या। उदय सर, तो हम लोग अभी आपने जिस तरह बताया कि एंड मयंक ने भी मेंशन किया कि हम शायद चीन बहुत पहले से बहुत कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, भले ही श्रीलंका के थ्रू या गौदर को अप्रोच करने की कोशिश हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दो डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मेरी यहाँ पे नॉलेज गलत है। एक तो जो हमारा चबहार पोर्ट जो ईरान के साथ अग्रीमेंट था, ईरान ने लगभग दो चीज़ों में, एक तो रेलवे लाइन का जो डेवलपमेंट है और दो चीज़ों में रफली ईरान ने इंडिया को सॉर्ट ऑफ बैकफुट पे डाला है। इंडिया से मतलब एक अग्रीमेंट को तोड़ा है या फिर बोला है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है ये डेवलपमेंट करने में। एक वो चीज़ हुई है। और दूसरा, क्योंकि ग्वादर की बात हो रही थी, तो जिस तरह चाइना इसमें काम कर रहा है, एक गिलगिट, क्या विल चाइना ऑल्सो जो गिलगिट का इशू है उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? तो क्या हमारे दो और कंट्रीज, ईरान और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो ऑलरेडी हॉस्टाइल है कई चीज़ों में, क्या एक और हम लोग साइड लाइन हो जाएंगे? आर वी ऑल्सो लूजिंग दोज फ्रेंड्स दैट वी मेड ओवर द ईयर्स, एटलीस्ट इन ईरान? साहब देखिए, ईरान का जो मसला है वो बहुत ही जटिल हो गया अभी पिछले 2-3 सालों में। खास कारण है कि जब से ट्रंप साहब अमेरिका के व्हाइट हाउस में आए हैं, उन्होंने अमेरिका की जो ईरान पॉलिसी है उसको बिल्कुल 180 डिग्रीज का यू टर्न उन्होंने ले लिया है। और जो भी ओबामा साहब का न्यूक्लियर डील था, जो कि अमेरिका और बाकी विश्व के शक्तिशाली देशों ने सब ने समर्थन उसका किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, साथ साथ जर्मनी ने भी उसका समर्थन किया है। और वो न्यूक्लियर डील एक प्रकार से एक बहुत चतुराई के साथ किया था, ताकि ईरान का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हल हो जाए। पर आते ही ट्रंप साहब ने, आपको याद होगा, दो बड़े उन्होंने निर्णय किया था। एक, उन्होंने टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में अमेरिका को हटा दिया। दूसरा, उन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर डील था अमेरिका का, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। उसकी वजह से ईरान का जो प्रॉब्लम है वो और गंभीर भी हो गया, जटिल भी हो गया, और उसमें एक प्रकार से इसका असर भारत के ऊपर पड़ा था, क्योंकि ट्रंप साहब के जो पॉलिटिक्स हैं वो बहुत ही उनके लिए बाइनरी है, आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। और ईरान के संदर्भ में उन्होंने भारत के ऊपर कई सारे पाबंदियां डालने की कोशिश भी की है। और भारत के लिए ये जो छाबहार पोर्ट है और वहां से जो आपने जिक्र किया है कनेक्टिविटी, रेल रोड कनेक्टिविटी, जिससे अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं, ये भारत के लिए एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था कनेक्टिविटी पर। क्योंकि पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो एक प्रकार से उसमें तनाव आया था कि ट्रंप साहब के पॉलिसीज की वजह से भारत को भी इसका असर हुआ है। और ईरान जो है धीरे धीरे चीन के शैडो या चीन के इन्फ्लुएंस में आ गया, क्योंकि चीन ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पैकेज का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। हालांकि अभी उसके पूरे डिटेल्स हमारे पास नहीं हैं, पर आपको याद होगा करीब 4-5 महीने पहले की बात है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि ईरान और चीन के बीच में एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा, जिसमें चीन जो है ग्वादर का जो पोर्ट है और अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ईरान का समुद्री तट पे, वो उसको बढ़ोतरी देंगे। और मेरा इसका असेसमेंट ये है, अगर मैं अपने अंदाजे से देखूं, ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि वो अरेबियन सी के खास स्ट्रेटेजिक जो सी फ्रंट है, जो ज्योग्राफी है, जहां पे ईरान का चाबहार है, ग्वादर है पाकिस्तान का, साथ साथ जो पर्शियन गल्फ और जो तेल वगैरह वहां से निकलता है पर्शियन गल्फ से, हॉर्मुज से, उसके ऊपर चीन का
निगरानी भी हो सकता है। और अगर आपके पास मैप का आप कल्पना कर सकते हैं, जिबूती जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है, हॉर्मूज वो जो वाटरवे है, और वहां से ईरान का बंदर अब्बास जो एक पोर्ट है, और साथ साथ ग्वादर, और वहां से अगर आप नक्शा बनाएंगे तो चीन के लिए इन अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर अगर उनका कब्जा हो जाता है तो उनका जो हाथ है, उनका जो पकड़ है, उनका जो प्रेजेंस जिसको कहते हैं सैनिक दृष्टिकोण में, सैनिक भाषा में, कि वहां पे उनका काफी एडवांटेज होगा। तो उससे चीन का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो कि माओ से तुंग और डंग ज़ाओपिंग के जमाने से लेके आज तक है कि वो हिंद महासागर तक पहुंचना चाहते हैं, वो सफल हो जाएगा। और उससे भारत के लिए जो सामरिक कठिनाइयां हैं मैरिटाइम सेक्टर में, वो और बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमको चीन के जो मैरिटाइम और नेवल इनिशिएटिव्स हैं उनको बहुत निगरानी के साथ देखना चाहिए। जी भास्कर सर, इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि आप जो अभी बात बता रहे थे उसको अगर हम एक कंपैरेटिव स्टेटस में रख के तौले, बरक्स रख के तौले अमेरिकन स्ट्रेटजी के, तो उधर एक मसल पावर उसको आप कह लें, वो वहाँ पे टेररिज्म और कभी कम्युनिज्म के बहाने से, तो एक स्ट्रेटजी लगभग ऐसी ही थी कि आप वियतनाम में जाएंगे, आप उधर जापान में जाएंगे, इधर आप जो है वो अफगानिस्तान और इराक में घुसेंगे, और आप कुवैत में और सऊदी में घुसेंगे, और एक ऐसे ही जो है वो दुनिया के नक्शे में अलग अलग जगह अपने वो बेसिकली अपने जो है वो एक मिलिट्री सेटलमेंट्स बना रहे थे बहाने से। चाइना लगभग वही कर रहा है इकोनॉमिक तरीके से, वो पोर्ट्स जो वो कर रहा है। ये इसको एक पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इसको हमें अमेरिका और चाइना के बीच की जो एक जंग है, जो अब एक नया कोल्ड वॉर जिसको हम कह सकते हैं, रशिया उसमें से अभी इक्वेशन में पीछे है, बेसिकली पीछे से वो जो भी बैकअप कर रहा हो जिसको भी, एक नया कोल्ड वॉर खड़ा हो रहा है। एक दूसरा, हम इसको ऑब्जर्व तो करेंगे बहुत कॉन्शियस होके, बहुत सावधानी से कि चाइना के सेटलमेंट्स क्या है, कौन कौन से बंदरगाह हैं, कौन कौन से मैरीटाइम सेटलमेंट्स हैं। सवाल ये कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास इसमें रास्ता क्या है आगे का, क्योंकि अगर ये हो रहा है, खासतौर पे चाबहार हो या ग्वादर हो, जो भी चीज़ें हैं, ये तो हो रहा है, हम इसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं आगे? मयंक साहब, आपने कई सारे सवाल भी उठाया है, और खास आपने एक ऑब्जर्वेशन किया है, जो आपने अमेरिका का अभी तक जो पहल रहा है एशिया के महाद्वीप में, चाहे वो वियतनाम हो या सऊदी या दीजो गार्सिया को भी मैं जोड़ना चाहता हूं, जो कि द्वीप हिंद महासागर में है। मैं यही कहूंगा कि अगर आप इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से इसका समीक्षा करें, एक स्ट्रेटेजिक लॉजिक है। 500 साल से ये ऐतिहासिक रूप से ये लॉजिक में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। इसको हम कहते हैं कि कास्ट इन स्टोन, एक स्ट्रेटेजिक टेनेट है, एक नीति है कि इफ यू वांट टू बी अ मेजर पावर और अ ग्रेट पावर, you have to have the ability to inhabit 2 of the 3 navigable oceans of the world at will। अर्थात ये कि विश्व में केवल 3 ऐसे महासागर हैं जो नेविगेबल हैं, जिसके ऊपर आप जहाज चला सकते हैं। वो है पैसिफिक महाद्वीप, अटलांटिक तथा इंडियन ओशन। 500 साल का इतिहास यही हमें बताता है कि चाहे वास्को डिगामा साहब के जमाने से लेके आज तक, जहां शुरुआत हुआ था आइबेरियन पेनिनसुला में, पोर्चुगल स्पेन से लेके, इतिहास ने हमें यही बताया है कि अगर आप शक्तिशाली देश के रूप में उभरना चाहते हैं, ग्रेट पावर, मेजर पावर, आपको इन तीनों सागर में से, महासागर में से किसी 2 में अपना सैनिक और आर्थिक पकड़ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और आप देखिए, चाहे पोर्चुगल हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, पिछले 400 साल में उन्होंने अटलांटिक, इंडियन अटलांटिक और थोड़ा बहुत पैसिफिक में अपना उन्होंने पकड़ रखा था। और 20th सेंचुरी में, मैं पिछले सेंचुरी की बात कर रहा हूं, ये जो ग्लोबल सी पावर का जो स्टेटस है वो ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। फ्रांस को हरा के उन्होंने यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, थोड़ा बहुत अफ्रीका में
वो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर से जो समुद्री तट चलता है इंडियन ओशन तक, जी ब्रिटेन बिकेम द वर्ल्ड्स लीडिंग सी पावर। और 20th सेंचुरी में धीरे धीरे ब्रिटेन का जो क्षमता सिकुड़ गया और अमेरिका ने उस प्रकार का प्रोफाइल या पोजीशन उन्होंने प्राप्त कर लिया और उन्होंने भी विश्व के 2 महासागर में अपना पकड़ बनाया। चीन के जितने भी जानकार हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं या उनके नौसेना के लोग हैं या सामरिक मामलों के जानकार हैं, उन्होंने इतिहास के ये सबक को अच्छी तरह समझाया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि माओ से तुंग साहब के जमाने से लेके आज तक वो जानते हैं कि पैसिफिक के महाद्वीप में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं जी कि अभी आप दोबारा एशिया का जो मैप है उसका अगर कल्पना करें, जी चीन के जो पैसिफिक कोस्ट जो है, जो वेस्टर्न पैसिफिक जिसको कहते हैं, वहां पे ऊपर उनके ऊपर जापान है, साथ साथ रशिया है, फिर आ जाता है ताइवान, और जैसे आप और दक्षिणी ओर चलेंगे आसियान के देश आते हैं, और अमेरिका का प्रेजेंस या नेवी है वहां पे जापान में, ताइवान में, बाकी आसियान के देशों में। तो यही कहा जाता है कि चाइना इज बॉटल्ड ऑन इट्स ईस्टर्न सी बोर्ड, यानी कि जहां उनका पैसिफिक का कोस्ट है जी वहां से चीन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारे जैसे चेस बोर्ड का अगर आप माने जी कि कोई भी आप एक देश को आगे बढ़ा के चीन को आप एक प्रकार से रोक सकते हैं। जी इसलिए चीन के लिए हिंद महासागर पहुंचना एक बहुत ही गंभीर तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक उद्देश्य रहा है। और इस दायरे में चीन जो है अपना बहुत ही लॉजिक के तरफ से वो अपना क्षमता बढ़ाया है। और जैसे 2008 में पायरेसी का जो डर फैला हुआ था पूरे विश्व में, जी 2009 से लेके अभी 2020 तक चीन के 3 या 4 नौसेना के जहाज 24/7 जी वो हिंद महासागर में रहते हैं। कभी जिबूती जाते हैं रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए, रिपेयर के लिए, कभी यूएई जाते हैं, कभी श्रीलंका चलते हैं या कभी पाकिस्तान जाते हैं। तो उन्होंने अपना प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में बहुत चतुराई के साथ उन्होंने बनाया है। और आपका जो आखिरी सवाल था मयंक साहब, माफ कीजिए मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ। जी 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 नहीं, आप बताइए। मैं बिल्कुल, बोलूँ या बिल्कुल। उसके बारे में कि रुक जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल बताइए बताइए जी तो भारत के लिए अभी जो विकल्प हैं, जैसे आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे जी। पहले तो हमने प्रॉब्लम का वर्णन किया है जी भारत के लिए जी कि चीन ने चतुराई के साथ अपना क्षमता भी बढ़ाया है, नेटवर्किंग भी किया है, जी और अभी हकीकत ये है कि उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो श्रीलंका के हम्बनटोटा के पोर्ट में जा सकते हैं, श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में जा सकते हैं, जी पाकिस्तान के कराची और ग्वादर में जा सकते हैं, ईरान के साथ समझौता बन गया है, यूएई में उनका एक काफी भारी अरेंजमेंट है रेस्ट रिक्रिएशन रिपेयर के लिए, जी और धीरे धीरे ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में उन्होंने जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं जिबूती, वहां पे बेस बना दिया है। जी और उनका पहल ये भी है कि मालदीव्स में वो कुछ करना चाहते हैं। तो इस दायरे में इनको रोकने के लिए, इनका प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका ने क्या किया है, पिछले हफ्ते की बात, उन्होंने मालदीव्स के साथ समझौता किया है कि जी। मालदीव्स और अमेरिका के बीच में आपने देखा होगा अभी एक डिफेंस पैक्ट उन्होंने हस्ताक्षर किया है। जी तो भारत के लिए अभी ऑप्शंस यही है कि सबसे पहले हम समझ लें कि अगर चीन के साथ लद्दाख एलएसी के ऊपर 4000 लंबाई किलोमीटर जो है, जो किलोमीटर लंबाई जो है, अगर लैंड फोर्सेस के बीच में ये आई बॉल टू आई बॉल तनाव जो है ये पूरे विंटर सर्दी के महीनों में बढ़ेगा और अगले साल तक अगर चलेगा, तो हमें देखना है कि हम और किन किन क्षेत्रों में चीन के ऊपर दबाव बना सकते हैं। उसमें हमारे पास कई विकल्प हैं, डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजी है। जैसे हमने कुछ एप्स को बैन कर दिया है, अभी टिकटॉक नहीं है भारत, जी हमने कहा कि हुआवे के ऊपर हम निर्णय जो है उसका समीक्षा करेंगे। उसी दायरे में जो ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, मैरीटाइम डोमेन एक ऑप्शन, और वहां पे हम बाकी देशों के साथ कुछ एक प्रकार का ढांचा या रणनीति या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जंग के लिए नहीं परंतु दबाव के लिए,
अगर आप महाभारत से उदाहरण या रामायण से लेना चाहते हैं तो उस जमाने में हम अश्वमेध यज्ञ की बात करते थे। जी अश्वमेध यज्ञ का अर्थात यही था कि राजा या चक्रवर्ती जो है वो अपने घोड़े को आगे बढ़ाते थे जी और जहां तक वो जाता है वो सम्राट का इलाका माना जाता था। बिल्कुल तो अभी जो सैनिक क्षमता है हम उस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिससे इशारा हो, पर हम वो जंग का जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार ना करें। और अगर ये लाइक माइंडेड कंट्रीज, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर या इंडोनेशिया, इनके साथ अगर समझौता बन सकता है कि समुद्री तट हम चीन के ऊपर इस प्रकार का राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक जो नौसेना के दृष्टिकोण से दबाव बना सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं साहब साइबर और स्पेस में। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के आधारित जो विश्व का नया जो पैमाना है, स्पेक्ट्रम जो है, इट इज मैरीटाइम, साइबर, स्पेस एंड स्पेक्ट्रम। तो अगर इस पूरे बड़े पैमाने में भारत बाकी देशों के साथ चीन को इशारा दे सकता है कि हमारा भी यहाँ प्रभाव है, तो मुझे लगता है कि चीन के साथ हम दोबारा बातचीत के दायरे में आ सकते हैं। क्योंकि बार बार हमको ये मन में रखना चाहिए, हम जंग नहीं चाहते, जंग के तरफ इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हम शांति चाहते हैं। पर शांति, बार बार कहते हैं ना, पीस अगर आप चाहते हैं, पीस विद डिग्निटी। हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इंडिया वांट्स पीस विद डिग्निटी विदाउट ऑपरेशन। ये तो महात्मा गांधी भी कहते थे। जी अगर अभी हम अक्टूबर 2 पे पहुंच रहे हैं, महात्मा जी, बापू जी का हम अभी जन्मदिन पे उनका याद करेंगे, उनके अगर कुछ लक्षण है, उनके बुनियादी नीति है, एक तो ट्रूथ है, सच, पर साथ साथ उन्होंने कहा कि आप शांति के मार्ग पे रहिए, पर उस शांति के लिए किसी प्रकार का ऑपरेशन मत स्वीकार कीजिए। जी तो मैं कहूंगा कि इसको हम एक गांधीयन परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। जी सौम्या उदय सर, आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। मेरा आखिरी सवाल है, आप इसको संक्षेप में बता सकते हैं या फिर पता है क्योंकि हम बिल्कुल टाइम के उसमें हम लोग लगातार सुनते आए हैं हमारे भारतीय मीडिया से कि चीन के एक्स नंबर ऑफ सैन्यकर्मी या जवान मारे गए, लेकिन चीन की तरफ से कभी भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है कि एग्जैक्टली उनकी तरफ से क्या कैजुअलिटी रही। वहीं जहाँ चाइनीज मीडिया या चाइनीज इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जैसे भी कहे, वहाँ एक डाउन प्ले रहा है कोट अनकोट इस वाले जो स्कर्मिश है, विवाद है, भिड़ंत है, उसको लेकर। वहीं इंडियन मीडिया ने इसको बहुत बुरी तरह से हाइप किया है, वो हम लोग लगातार देखते आए हैं मेनस्ट्रीम मीडिया में। क्या इस वजह से क्या हम लोग के डिप्लोमेटिक ऑप्शंस या कूटनीतिक जो हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि चाइना की तरफ से भी शायद एक इंटरनल पॉलिटिक्स है पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में, और एक हम लोगों की भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। आप बस इसको, अगर आपको लगता है, इज दिस, आई एम इमेजिनिंग दिस और देयर विल बी अ पार्ट ऑफ। आपने कहा संक्षेप में बताने के लिए, ये मेरे लिए कठिन है, पर मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर जरूर रहा है। आपकी बात सही है कि चीन ने अपने जो संख्या है वो अभी तक उन्होंने औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है कि कितने उनके सैनिक मारे गए हैं, पर जानकार सब मानते हैं कि उनके भी कैजुअलिटीज रहे। कारण ये है कि भारत में इसका खुलासा इसलिए हुआ है कि सबसे पहले भारत लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार के जानकारी, खास अगर आपके सैनिक मारे जाते हैं तो आप उसको छुपा नहीं सकते, ठीक है। और हमारी मीडिया की काफी पहुंच है, और इस प्रकार का जो ट्रांसपेरेंसी है, ये एक अच्छी बात है कि चाहे वो न्यूज़ जो है वो गुड हो या बैड, किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसको दबाना नहीं चाहिए, और ये अच्छा हुआ है कि खुलासा हुआ। पर संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि जितना चीन में शी जिनपिंग साहब ने, उनके लिए ये बहुत ही नकारात्मक एक असर होगा उनके अक्टूबर के कांग्रेस से पहले, कि चीन के इतिहास में तियाननमेन के बाद ये पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि चीन के फौजी मारे गए। अगर वो उनको स्वीकार कर ले तो वो शी जिनपिंग साहब का जो इमेज है, उनका जो प्रोफाइल है,
उसके ऊपर बहुत ही नकारात्मक एक असर होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने उसको दबाया। हालांकि उनका जो संवाद है वहां पे मुख्य धारा यही है कि भारत हमारे भाई हैं और हम इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते। पर अंत में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा सौम्या जी कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से मीडिया ने इस विषय को पैकेज किया है, इसमें मैं कहूंगा कि ये जो नेशनलिज्म की जो अभी भावना है, मैं समझता हूं कि ये जरूरत से ज्यादा था। और पता नहीं कि ये सिग्नलिंग सरकार के इशारे पे हुआ है या अपने आप हुआ है, पर ये भारत में ये जो नया धारा है जिसमें मीडिया अपने आप एक प्लेयर बन गया है नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों के ऊपर, आपने देखा होगा एक अजीब स्थिति पैदा हुआ हमारे देश में। कुछ ऐसे चैनल जिनके नाम हमारे दर्शक सब जानते हैं, वहां के एंकर महोदय और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने जंग के कपड़े भी पहन लिए, किसी ने हेलमेट पहन लिया और उन्होंने अपना पूरा जो जंग है अपने स्टूडियो में उन्होंने ऐलान कर दिया। ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि अगर भारत के अंदर इस प्रकार का जो धारा है, जो भावना है, अगर हम इसको पहचान नहीं पाएंगे, इसके शिकार हम खुद बन जाएंगे। और संक्षेप में अंत में मैं यह कहूंगा, हो सकता है कि अभी जो आजकल हम पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं, चाहे बॉलीवुड के बारे में हो या ड्रग्स के बारे में, शायद ये वही एक प्रकार का जो भावना है जिसमें मीडिया ने अपने आप को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बना दिया है। अभी हम इसको एक प्रकार से एंटरटेनमेंट समझते हैं क्योंकि ये बॉलीवुड की बात हो रही है या किसी और क्षेत्र का, पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में इस प्रकार का जो हम पैटर्न देख रहे हैं, जो नक्शा देख रहे हैं, ये देश के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है। सौम्या जी। शुक्रिया उदय सर। मेरे सवाल मयंक हो चुके हैं आपके। मैं बस एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो ना दे। मैं ये जानना चाहता हूँ बस कि क्या आपको लगता है कि हमारी तरफ से, यानी कि भारत की तरफ से, कोई स्ट्रेटेजिक फेल्योर हुआ है इस मामले में? मयंक साहब, आप शो के अंत में एक बहुत ही जटिल और बहुत ही अहम सवाल पूछा है। अभी मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि मैं बस अब संक्षेप में, अगर आप पहले पूछ लेते हम 55 मिनट इसी के ऊपर हम बातचीत कर लेते या बतियाते आपके साथ, परंतु अभी मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से कारगिल का समीक्षा हुआ था, कारगिल युद्ध के बाद अटल जी ने एक औपचारिक रूप से कमेटी बना के उन्होंने उसका एक रिव्यू करवाया था। एक विश्लेषक होते हुए पिछले 30-32 साल से मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों का मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। मैं कहूँगा कि शोभा उसी में है कि हम गलवान के ऊपर भी उसी प्रकार का एक समीक्षा करें जब सरकार समझता है कि समय उचित है। जी शुक्रिया उदय भास्कर जी। हालांकि आपने जो बात कही समीक्षा, ये बड़ी मुश्किल सी बात इसलिए है, कार्यक्रम के अंत की हम तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल सी बात है क्योंकि हमने पिछले 6 साल में देखा है कि ये सरकार अपने किसी भी फैसले या किसी भी चीज़ की समीक्षा के लिए तैयार नहीं है। वो नागरिकों को ही करनी पड़ेगी, और या फिर कोई अगली सरकार आएगी तो शायद वो समीक्षा करेगी। बाकी आप सब लोगों ने ये सारी बातें सुनी। शुरुआत में कुछ ऑडियो का डिस्टर्बेंस था, उसके लिए हम लोग मुआफ़ी चाहते हैं आपसे। और जाते जाते हम कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि उदय भास्कर जी ने लगभग सारी बात कह दी है। जो सारी बात का लब्बो-लुआब है वो कुल जमा यही है कि जंग जो है वो किसी भी हाल में किसी के लिए भी ठीक नहीं होती, और फौज दरअसल एक ज़रूरी चीज़ है और हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत ना आन पड़े दुनिया में कहीं, यही ठीक है। मैं आप जाते जाते बस साहिर लुधियानवी की एक नज़्म की कुछ चंद अशार जो है, चंद लाइनें बस दोहरा के सारी बात को समेटना चाहूँगा। वो कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले की औरों में जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जंग तो खुद ही एक मसला है,
जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर जी आपका। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। और Thank you so much. जी Thank you so much. और हम लोग फिर मिलेंगे आपसे संवाद के अगले एपिसोड में अगले रविवार को। तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और हम ये शो YouTube पे जल्द ही अपलोड करेंगे।